to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा रूस इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है और बात हो रही है उसके हवाले से। ये आप देख रहे थे आज रूसी टेलीविज़न को, सरकारी टेलीविज़न को वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में मंशियात के ख़िलाफ़ कवानीन हैं या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कवानीन हैं, इसी तरह करप्शन के ख़िलाफ़ भी कवानीन होने चाहिए, क्योंकि हमेशा से वो कहते चले आए हैं कि गरीब मुल्कों की दौलत को करप्शन के ज़रिए से लूट के अमीर मुल्कों के बैंक्स में और बैंक अकाउंट्स में रखवाया जाता है। तो वो बात कर रहे थे। अब जहाँ तक दौरे रूस की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं और जब कोल्ड वॉर ईरा था तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान को ये समझा जाता था, बल्कि समझा क्या जाता था, पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था। दो ही ब्लॉक्स थे, एक फॉर्मर सोवियत यूनियन का होता था, दूसरा अमेरिका का होता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 में रूस का दौरा किया था, नवाज शरीफ साहब ने 1999 में किया था और अब ये तीसरे वज़ीर आज़म होंगे इमरान खान साहब जो रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जरदारी साहब ने बतौर सदर किया था। अच्छा, मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जबकि रूस के हवाले से यूरोपियन मुल्कों को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रूस पर कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, बल्कि जंग किसी कैफियत बनी हुई है। और क्या कहा इमरान खान साहब ने इस हवाले से कि का क्या रोल हो सकता है, ज़रा सुनिए। We have a bilateral relationship with Russia. We really want to strengthen it. We should have then been non-aligned, independent country, stood on our own feet, not relied on aid. We became part of a bloc because we got foreign aid. When you look back, foreign aid is a curse for a country. तो ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें नॉन अलाइंड रहना चाहिए, हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन लेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब उनका कहने का ये था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ है तो पाकिस्तान भी रूस के खिलाफ हो, अगर यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ है तो पाकिस्तान भी रूस के खिलाफ हो। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और ट्रेड भी होता है, तजारत भी होती है। रूस के साथ कितने हैं वो एक अलहदा सूरत हाल है। ज़ाहिरी बात है रूस के साथ वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीन का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और रूस को एक दूसरे के करीब लाने में भी चीन का बड़ा किरदार है। और चीन के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और सी पैक हो रहा है, $62 अरब की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रल पोजीशन ले और पाकिस्तान खुद भी ये चाहता है कि अपनी न्यूट्रल पोजीशन ले, तो फिर पाकिस्तान को लेनी चाहिए। अच्छा, अब मजीद वज़ीर आज़म साहब ने इस इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट बात भारत के वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कही और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लाइव टेलीविजन पर मेरे साथ डिबेट करें ताकि करोड़ों लोगों के मसाइल का हल दोनों मुल्कों के माबैन जो है हम डिबेट से हल कर लें। ये भी सुने। This is not the India I used to know because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. तो अब एक तो ये हिंदुस्तान को पैगाम चला गया, 23 और 24 तारीख 2 दिन वज़ीर आज़म वहाँ पे रूस में होंगे। उधर क्या उनकी मसरूफियात होंगी वो भी उस हवाले से भी बात करेंगे। कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को मिलने के अलावा मॉस्को में इस्लामी सेंटर का दौरा भी करेंगे, रूस के मुफ्ती आज़म से भी उनकी मुलाकात होगी। अब ये जो सवाल जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, क्या पाकिस्तान को ऐसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे अमेरिका हमसे नाराज़ हो? इसके ऊपर बात करते हैं। जनरल अमजद शेब साहब हमारे साथ हैं और टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्बास शबीर रूस से हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास आऊँ, अब्बास मुझे इतना बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से और इस वक्त क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है? देखें बैरिस्टर साहब, आपने जो ओपनिंग दी उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो आज रशियन टीवी को इंटरव्यू था उसमें उनका जो वाज़ेह तौर पर स्टांस था वो हमें नज़र आया। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है डिप्लोमेटिक टाइज़ में, मैं इसको कह सकता हूँ कि एक बहुत अहम दौरा है उस वक्त जब नेटो फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन पर हमला करने का सोच रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इमरान खान का दौरा रूस और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात, ये एक अहम दौरा है इस खिते में अमन के हवाले से। यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर मौजूद है वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस कम्युनिटी बड़ा डिपेंड कर रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस दौरे पर के अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पुतिन से कोई अच्छी मुलाकात होती है
और जिस जज्बे के साथ इमरान खान आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इससे पहले शौकत अजीज आए, मुशर्रफ आए और जरदारी साहब आए थे 10 साल पहले। उसके बाद इमरान खान को यहाँ पर जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि उसकी अभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल रही। एक अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है इस वक्त। कल गार्ड ऑफ ऑनर भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जब वो यहाँ पर मॉस्को में लैंड करेंगे। जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए। बहुत शुक्रिया अब्बास हमें ज्वाइन करने के लिए। जैन साहब, आपकी मुझे फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से, जिस तरह रूस के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है, और इस वक्त यूक्रेन की जो सिचुएशन है वहाँ पे आज वो मैंने ये भी खबर देखी कि यूक्रेन के सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील की है कि आप हमारी मदद करें और अपना किरदार अदा करें, क्योंकि रशिया जो है वो समझते हैं कि उनके खिलाफ हॉस्टाइल है और वो जंग की तरफ धकेल रहे यूक्रेन को। और यूक्रेन की 2 अलहदगी पसंद रियासतें जो थी उनको आज़ाद रियासतों के तौर पे अभी 24 घंटे पहले की बात है कि रूस ने तस्लीम भी कर लिया है। तो ये जो सिचुएशन है, और अगर यूरोपियन ब्लॉक सारा यूक्रेन की साइड पे रशिया के खिलाफ है, अमेरिका भी इस वक्त रशिया के खिलाफ है, तो पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन ले रहा है जो कि नॉन अलाइंड, वो कह रहे हैं कि हम पोजीशन लेंगे, न्यूट्रल पोजीशन लेंगे, आप समझते हैं कि दुरुस्त पोजीशन है? देखिए, हम इस पोजीशन में है ही नहीं कि अगर न्यूट्रल ना हो तो किसी का साथ किस कैपेसिटी में दे। एक स्टेटमेंट तो हम दे सकते हैं किसी की फेवर में, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सुपर पावर्स का आपस में एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। जो मगरबी कुव्वतें हैं वो लाके सिक्योरिटी रिस्क बनाना क्रिएट करना चाहती हैं, एंड 2 स्टेप पे रशिया बड़ा सेंसिटिव है इस मामले में, और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान सिर्फ एक ही कर सकता है कि पाकिस्तान सब साइड्स को रिक्वेस्ट करे कि आप मेहरबानी करके जंग को अवॉइड करें, वायलेंस को अवॉइड करें और मुज़ाकरात से बातचीत को करें। पाकिस्तान फैसिलिटेट करने के लिए यूक्रेन और रशिया को दोनों को कह सकता है कि अगर हमारी मदद की जरूरत है, आप लोग अगर कहें तो मुज़ाकरात में आपकी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, और रशिया से पहले के, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उस वक्त से हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात हैं। और अभी मेरा ख्याल 15 दिन पहले की बात है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूक्रेन के दौरे पे गए हुए थे और वहां से होके आए जी। हमारी मिलिट्री टाइज है उनके साथ काफी। तो इस लिहाज से हम कोई बहुत बड़ा रोल तो अदा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने जब ये अलाइन कर लिया अपने आप को मगरबी कुव्वतों के साथ, तो अब वो इतना डिपेंडेंट है कि उनके इशारों के बगैर वो हिल नहीं सकता। जो कुछ वो मगरबी कुव्वतें उसको कहेंगी वो उसके मुताबिक अब उसको चलना होगा, अदरवाइज वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है या कोई ऐसा रोल अदा कर सकता है। बस मेरा अपना अंदाजा यही है कि प्राइम मिनिस्टर वहां यही कहेंगे। नहीं, पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर सकता जैन साहब, बट द क्वेश्चन इज, जैन साहब सवाल ये है कि पाकिस्तान, अमेरिका को तो आदत है कि पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में, जब वो जॉर्ज बुश साहब ने कहा था यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और हमने फैसला किया था कि वी आर विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। इमरान खान वैसे तब भी इसके खिलाफ थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम आपके साथ नहीं हैं, या आपका मसला है या यूक्रेन का मसला है या रूस का मसला है, और हम अपने तय देखेंगे अपने ताल्लुकात के हमने रूस के साथ कैसे रखने हैं या अमेरिका के साथ या फिर यूरोपियन मुल्कों के साथ, तो पाकिस्तान पे बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का और मगरिब का प्रेशर कितना आ सकता है? क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि अगर EU और अमेरिका यूक्रेन के साथ है और अगर हम उसमें उनके ब्लॉक में शामिल नहीं होते हैं, तो IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF अभी आने वाले 1.5-2 माह में ये प्रेशर्स क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिवेट नहीं होंगे? जैन साहब देखिए, प्रेशर्स तो पहले भी एक्टिवेट हुए। आप अगर अपने आप को पेश करें तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसका हरगिज ये नहीं मतलब कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो उससे बदल जाएगा, उससे हट जाएगा, नहीं। देखिए, इस स्टेज के ऊपर हमने कोई रशिया का साथ नहीं दिया, ये आप प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन हम तो 2018 से फंसे पड़े हैं FATF में। अमेरिका को हमें FATF में ले जाके अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, वो भारत की खुशनुदी के लिए कर रहा है।
जहां जहां हमारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया वो भारत के कहने पे भारत के लिए उसने किया है। इसी तरह अगर IMF में हमें को थोड़ा वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं तो उसमें भी अमेरिका को जाती तौर पे कोई फायदा नहीं, उस मुल्क के अपने इंटरेस्ट नहीं, वो भारत के लिए उसको खुश रखने के लिए करते हैं, जो भारत की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आता है। हमारी कॉस्ट पे वो भारत को खुश करते रहे हैं, जबकि 20 साल हमने उनको सपोर्ट किया है। यहाँ पे उनकी जंग खुद अपने जिम्मे ले ली जो अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे, और इतना टेररिज्म और इतनी इकॉनमी बर्बाद हुई, लेकिन उन्होंने भारत को लुक आफ्टर किया, वहां भारत बैठा दिया था उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि आप उनके लिए कोई नेगेटिव रोल प्ले न करें, लेकिन आप एक लाइन जरूर ड्रॉ करें जहां आप ये इंडिकेट कर सकें कि हम यहां तक तो जा सकते थे, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पे करती है। अगर आज आप किसी के पॉन बन जाए, आप अमेरिका का हिस्ट्री अगर देख लें तो उनको बीमारी है डू मोर की। आप आज कुछ उनके लिए कर दें तो वो वहां रुकेंगे नहीं, उसके बाद डू मोर आ ही आएगा। और ना उन्होंने एफर्ट से आपको बाहर निकालना है, ना ही उन्होंने IMF वाला मामला ढीला करना है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट टोटली भारत के साथ रिलेटेड। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि हमें ये ऑल्दो टाइट रोप वॉकिंग है, लेकिन बाहर सूरत ये हमारे लिए अल्टीमेटली बेहतर होगा कि हम जैसा मुझे ये भी बताया कि अगर जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर्स पहले भी एक्टिवेट हुए थे, अभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रेशर्स एक्टिवेट होते हैं वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे के बाद, और लगता है वेस्टर्न कुव्वतों को कि पाकिस्तान उनके ब्लॉक में नहीं है और रूस के साथ खड़ा है, या फिर न्यूट्रल है, या फिर पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा है और चीन रूस के करीब है और ये खित्ते में अपनी एक अलग से ब्लॉक बना रहे हैं, और अगर ये फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF पाकिस्तान को प्रेशराइज वगैरह करता है, तो चीन किस हद तक उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है? देखिए, चीन एक बड़ा डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज अडॉप्ट करने वाला मुल्क है, जो कि जरूरी नहीं कि वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। उनका हमेशा ये कहना रहा है कि हम भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात हों, हम आपको भी एडवाइस करते हैं कि आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। ये हमारे लिए होगा कि हम अपने, ये हमारा बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर होगा कि अगर हम अमेरिका को ये पावर कराने में नाकाम रहे कि हम किसी के पार्टनर नहीं है, किसी के एलाई नहीं। ये बड़ा जरूरी है कि इस चीज को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे अमेरिका को इस चीज पे कन्विंस रखे। और उसके हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने जैन साहब कि ये आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका को ये बावर कराने में नाकाम रहे तो ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर होगा। तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली हुई है पिछले कुछ अरसे से, उससे क्या अमेरिका को ये बावर हुआ नहीं है कि जैसे पाकिस्तान और अमेरिका अब अलहदा हो चुके हैं? नहीं, अलहदा नहीं हुए। देखें, अभी रिसेंटली उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन था, उससे क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो आप उसको कैसे देखते हो? उसने कहा जी हम किसी को मजबूर नहीं करते कि वो चाइना के साथ ताल्लुक रखे या ना रखे, पाकिस्तान हमारा भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, तो मैं समझता हूं कि वो आज दिन तक तो ठीक है, लेकिन आगे भी हमें बार बार, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जो हमने एक्शन किए 2 जिसकी वजह से आज अमेरिका आपको उस जिस तरह हम सोच रहे हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट उसका न देखे, वो नहीं देख रहा। हमने CPEC में हमने जाके उनको दावत दी, अमेरिका जाके हमने कहा, मुझे याद है कि वफाद स्टाफ ने भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी, और हम कहते रहते हैं वक्तन कि जनाब ठीक हो गए। जैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्लोज द सेगमेंट, ब्रेक का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बैरिस्टर एतजाज अहसन हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। इससे पहले कि PDM के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूसी TV को आज जो इंटरव्यू दिया, उसमें एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप क्या किस तरह से मुतमईन होंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी जरा दें। When you cut off a country from its roots, a nation, and try and ape another culture, they become neither one thing or the other. In Urdu we say neither a teeter or a bater. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence.
अच्छा, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कल एक टेलीविज़न टॉक शो में उनसे जब सवाल हुआ ये जो पीका के हवाले से अमेंडमेंट्स आई हैं और जिसके ऊपर सहाफ़ियों को बड़े एतराज़ात हैं और वो एहतजाज भी कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि हम अदालत में भी जाएंगे और जा भी चुके हैं और इसको मुस्तरद भी कर चुके हैं, जब उस हवाले से फवाद चौधरी साहब से सवाल हुआ क्या जवाब दिया जिससे वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रूल ऑफ लॉ को, ये भी आपको पता लगेगा। सुनिए। तो ये वो कह रहे थे कि देखें मर्डर के केस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, तो आप कहें कि 302 को ख़त्म कर दें, कोई नहीं कह रहा कि 302 को ख़त्म कर दें, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर मर्डर के केस में डिले होता है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अक्सर ये बात कही जाती है, तो इसको आपने दुरुस्त करना था ना, आप यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए आए थे। अब आप इतने बेहिस हो गए हैं और बेहिस होकर आप कहते हैं कि फिर क्या हुआ अगर कोई 6 महीने अंदर रह लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाएगा। और कत्ल के केस में आप देखें 12-12 साल लोग अंदर रहते हैं, तो ठीक है वो 302 खत्म नहीं करनी, लेकिन वो जो 12 साल एक अनड्यू और इलॉजिकल और अनलॉफुल डिले है उसको आपने खत्म करना था। लेकिन अब आप इतने इनसेंसिटिव हैं, अब आप इतने बेहिस हैं, अब आपको लगता है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई बंदा गरीब का आदमी है ना, गरीब का बाल है ना, 12 साल अंदर रह गया, उसके बाद निकला है, फिर क्या? ठीक है, हाईकोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है 6 महीने में मर्डर अपील टेकअप होगी, लेकिन 5 साल बाद टेकअप होती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, जजेस की तादाद को नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आप इतने इनसेंसिटिव हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया एहसन साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग तहरीक अदम एतमाद और ऑपोजिशन जो है उसके आपस की मुलाकातें और हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी, एक वकील की हैसियत से आपने वकला मूवमेंट को लीड भी किया है और पूरी वकला कम्युनिटी आपके पीछे सफ़ बांध कर तहरीक में शामिल भी थी, तो क्या कहेंगे ये जो अभी पीका अमेंडमेंट्स आई हैं इस हुकूमत के दौर में? मेरा ख्याल है एहतशाम के पीका अमेंडमेंट का जो अहाता अगर किया जाए तो खुद हुकूमत को इसकी कोई इदराक नहीं है कि इससे क्या उनकी मंशा और मुराद है। अभी तक किसी को मैंने नहीं सुना जिसने हुकूमत की तरफ से इस बिल के अगर कोई जवाब है तो उसका कोई अहाता किया हो बड़े ही मुनासिब और मौजू अंदाज से। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर तो लिया जाए कि ये बिल अप्लाई करेगा, ये लॉ अप्लाई करेगा और ये एहतियात हमें करनी चाहिए कि यहाँ ना अप्लाई करे, पर अगर ये अंदेशा हो और ये इससे हमें ख्याल है और हमारा इरादा है कि बिल हर सहाफ़ी पे अप्लाई करेगा, हर अखबार पे अप्लाई करेगा, हर एंकर पे अप्लाई करेगा, हर पार्टिसिपेंट ऑफ टॉक शोज पे अप्लाई करेगा, तो फिर तो ये बहुत ही जालिमाना और बहुत ही कबीह मूव है जिसको ड्रकोनियन कहा जा सकता है। पर बात यह है कि ये फेक न्यूज को अप्लाई करता है। आप फेक न्यूज को तो समझे कौन सी फेक न्यूज, मैं आपको बताता हूँ फेक न्यूज कौन सी है। फेक न्यूज वो है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जो मरियम बीबी ने की, जिसमें चलाई अरशद मलिक की वो वीडियो टेप जो चोरी छुपे बनाई गई थी और जिसके पीछे एक ब्लैकमेलिंग टेप थी, जिसकी बुनियाद पे उसका ब्लैकमेल करके और उससे ये बयान दिया गया था कि मैंने एक बेगुनाह आदमी को सजा दे के मियां नवाज शरीफ को और बड़ा नुकसान पहुंचाया और बड़ा मेरे ज़मीर पे भी ये लगता है। फेक न्यूज दूसरी क्या थी? फेक न्यूज थी वो शमराना शमीम जज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का, हाई कोर्ट के चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का, वो फेक न्यूज थी। वो जो उसमें जो ऑडियो बनाया गया था साकिब निसार का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो फेक न्यूज थी। वो फेक न्यूज वो थी और उसके बारे में एतराफ है बीबी का। बीबी फरमाती हैं, मरियम बीबी, कि मेरे पास और बहुत सारे सबूत और टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, और आप मुझे ज्यादा प्रोवोक ना करें, कोई शैतानियां, कोई शरारतें ना करें, वरना मैं बहुतों के नाम ले सकता हूँ। इन जजेस में हमारे मुल्क के ये जुर्रत नहीं हुई कि उनसे कहते कि जनाब आप वो टेप्स लाके, सबूत लाके हमारे पास जमा करा, ताकि हमें पता लगे कि किस जज को, किस जर्नल को, किस ब्यूरोक्रेट को, किस पार्लियामेंटेरियन को आप ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखती है। ये फेक न्यूज है।
इस फेक न्यूज पे लॉ बनना चाहिए, सख्ती से लॉ बनना चाहिए, वाला लॉ बनना चाहिए, क्योंकि ये और आप देखें वो जो अरशद मलिक वाला वीडियो टेप था, उसकी स्टेटमेंट थी, उस पे मैंने उसी दिन, ये रिकॉर्ड की बात है, मैंने उस ही दिन एहतशाम ये कहा था कि अगर ये ऐसी टेप इनके हाथ में आई है और ऐसा सबूत आया है कि जिससे ये नवाज शरीफ को 2 दिन में पूरी तरह बरी करा के वहां से निकलवा सकते हैं जेल से, लेकिन शर्त ये हो कि ये फैब्रिकेटेड ना हो। अगर ये फैब्रिकेटेड हुआ तो फिर ये इसको अदालत के करीब भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर फैब्रिकेटेड ना हुआ, असली हुआ, जाली ना हुआ, तो फिर ये फौरन लेके जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। 2 साल इस बात को हो गए, आज तक उन्होंने किसी तरफ वो उसको नहीं लेके गए। यानी वो फेक न्यूज थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने की, वो फेक न्यूज है। सही, वो फेक न्यूज है जो राना शमीम का एफिडेविट बनाया। जी ठीक है, मैं अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, ये आपने जो बात की, जिस तरह से आप फेक न्यूज को डिफाइन कर रहे हैं, ये ठीक हो सकती है और ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन सवाल ये है ना एतजाज साहब कि जो जिस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करें, डिफाइन करें, क्या ये गवर्नमेंट भी इसको ऐसे ही डिफाइन करेगी? क्या FIA भी इसको ऐसे ही डिफाइन करेगी? अभी थोड़े दिन पहले मोहसिन बेग साहब का जो वाकया हुआ है और जिस तरह से उसमें FIR दर्ज होती है और आधे घंटे के अंदर टीम निकल जाती है, FIA लाहौर की टीम लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल जाती है और 1 घंटे में वो इस्लामाबाद पहुंच जाती है और छापा मार देती है, और फिर जज साहब का एक ऑर्डर आता है जिसमें लिखा होता है कि जो लोग गए थे छापा मारने के लिए वो अनऑथराइज थे, इररेलेवेंट थे, छापा गैर कानूनी था, तो और वो उनके ऊपर इल्जाम फेक न्यूज का था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस तरह से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट भी उसी तरह से डिफाइन करेगी? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अरशद मलिक और राना शमीम के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपकी पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो तुम्हें शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, ऑपोजिशन इकट्ठी होती नजर आ रही है। अभी PDM ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की भी हम हमायत करेंगे, तो उस लेवल पर तो आप लोग करीब होते हुए नजर आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के, लेकिन आपका इनफरादी तौर पर स्टांस बहुत मुख्तलिफ है उससे, क्यों, क्या वजह? पहली बात को ले रहा हूँ जी कि ये जो आपने पहली बात फरमाई फेक न्यूज के बारे में, वो क्या थी, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। बड़े मैंने कहा कि जिस तरह आप डिफाइन कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, जी जी, गवर्नमेंट इसको इस तरह डिफाइन करेगी कि नहीं, क्योंकि कोई डेफिनेशन है नहीं डिफाइन करेगी ना, जी जी, तो फिर ये यकीनन ड्रैकोनियन है। ठीक, फिर मैं मानता हूँ ड्रैकोनियन है जी, ठीक। अगर ये मिसाल के तौर पे बैरिस्टर एहतशामुद्दीन पे भी अप्लाई कर रही होगी और मरियम नवाज पे नहीं कर रही होगी, तो ये फिर तो ड्रैकोनियन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी और गलत होगा, ये कानून बिल्कुल गलत होगा। पर कोई तो होना चाहिए कानून ऐसा भी जिसमें जजों में भी जुर्रत आनी चाहिए कि जो एक जाली एफिडेविट बना रहे हो और जाली उसको, वो तो जाली फेक, मतलब है जाहिर है कि फेक है, वो फेक खबर बना रहे हो और फेक वीडियो चला रहे हो, उस पे वो किसी मुजरिम को जेल से निकालना चाह रहे हो और निकलवाना चाह रहे हो, फेक ये है, इसको मैं फेक कहता हूँ। हर खबर जो गलत है उसको फेक नहीं कहा जा सकता। सही, उससे रोज साफियों पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो अफेक्ट होगा। पर अगर कोई आपके सामने गलत खबर बना रहा है, गलत खबर दे रहा है और फिर फखरिया कह रहा है कि मेरे पास और भी इस किस्म की खबरें हैं जिनसे मैं और भी लोगों को दबाव, मतलब है बेनकाब और उनको कर सकती हूँ और उनको शर्मिंदा कर सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ ये ऐसा ना करें। और वो जरूरी नहीं है कि सहाफी बना रहा हो, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे तासुर मिल रहा है, सहाफी बना रहा हो, सहाफी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सहाफी हमारा बहुत इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, सहाफी उठाए जा रहे हैं, सहाफियों पर गोली चल रही है, वो
किसी को बाग में गोली लग रही है, पेट में लग रही है, किसी को कुछ। जी तो ठीक, ये तो मैं आई एम विद ठीक है एतजाज साहब। अब ये आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, दूरियां तो खत्म हो गई हैं काफी हद तक, और मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि टूटे दिल मिल जाते हैं, और वो टूटे दिलों के मिलने की नवीद भी सुनाई थी। फिर मरियम और बिलावल साहब भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो अब तो हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ के हवाले से सब इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं ना, आपको इसका क्या लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी? तहरीक अदम एतमाद तो इम्कान है, हो जानी चाहिए अगर ये सारी जमातें अपोजिशन की मिल जाएं और इनको कुछ और हलकों से भी सपोर्ट, और हलकों से मेरा मुराद बाहर के हल्के नहीं, मेरा मुराद पार्लियामेंट के अंदर से है। वो बाहर वाले भी की सपोर्ट पे तो मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजल रहमान बरमला डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि उनसे हाथ उठा लिया गया है और हम बड़ी जल्दी वो बहुत जल्दी बदलने वाले हैं काम, और राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा, और शायद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा। तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज का एक रवैया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम नहीं कहते कि हम किसी के इशारे पे चलते हैं, और अगर कोई इनमें से मुस्बत बात निकलती है जिसमें ये आसिफ जरदारी साबिक सदर और मुस्लिम लीग नवाज में कोई कुर्बत आती है और किसी ऐसे मामले पे आती है जिस मामले पे कौम को की कोई भलाई हो सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपसी इख्तलाफात इस हद तक खत्म हो गए हैं कि अब इकट्ठे होकर तहरीक अदम एतमाद में वो इमरान खान साहब को घर भेज पाएंगे ये लोग? ये हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा? ये मुझे यकीन नहीं है, कतई यकीन नहीं है मुस्लिम लीग नवाज पे। मुस्लिम लीग नवाज आखिरी लम्हे पर किसी के इशारे पर इस तरह बदलती है और इतनी दफा बदली है, अच्छा, कि हमें तो परेशानियों में छोड़ गई है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मैं तो जरा घबराता हूँ अपनी पार्टी की खातिर जब हम ज्यादा उनके करीब होते हैं। वो खुद कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, ये इनके सारे लीडर ही ये बारी बारी ये कह रहे हैं। कोई एक वाकया एतजाज साहब, वैसे तो मेरे भी ज़हन में एक दो बातें आ रही हैं, लेकिन आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज पे यकीन नहीं है, किसी के इशारे पर बदल जाते हैं। कोई एक वाकया जो सबसे ज्यादा आपको हर्ट करता हो गया, यार यहाँ पे हमने भरोसा किया था और ये फिर बाद में बदल गया? ये देखे ना, ये मिसाल के तौर पे ये हमें कहते थे कि उधर वोट नहीं देना एक्सटेंशन का, और एक्सटेंशन के खिलाफ और खुद वो दो लोगों के खिलाफ जितनी बातें करते थे। अभी कल मरियम औरंगजेब कह रही थी कि वो एक आदमी जो चला गया पिशावर, वो सब गड़बड़ वो कर रहा है, और उसको वो घबराए उस बात पे कि कहीं मैं नाम ही ना ले दूं उनका, मैं नाम ना ले दूं। भाई नाम ना ले दो, नाम लो। अगर कोई ऐसा मुल्क दुश्मनी की बात कर पे उतरा हुआ है तो आप नाम लो, अगर आपकी हुकूमत में इंटरफियरेंस कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा। ठीक, ये जो नवाज लीग का है ना कि खलाई मखलूक, अनदेखे हाथ, मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला, वो कौन पीछे है जो सब हिलाता है, ये पहलियों में बात करने वाले जो है ना, ये इनसे मैं तो घबराता हूँ, और मैं अपनी पार्टी की क़यादत के बारे में जरा घबराता हूँ इनके एक्सपोजर पे कि ये एक्सपोज ना हो जाए ज्यादा इनकी को। ठीक हो गया जी, नून लीग इस वक्त मैं समझता हूँ, हेलो जी फरमाइए, बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं इस वक्त समझता हूँ कि ज्यादातर ये लोग जो है इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हुई है, और लाइफ अगर है किसी में कोई फ्यूचर नजर आता है हमें, तो वो बिलावल, चेयरमैन बिलावल करने नजर आता है। ठीक है जी। और उनको अगर कोई जरदारी साहब की सलाह मशवरा उसमें शामिल है, बट एनर्जी है, शाइस्तगी है, शाइस्ता तकरीर करने वाला। देखो कितने अजब धीमे अंदाज में
उसने सारा डायलॉग और सारा परसेप्शन चेंज कर दिया कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की जगह जो लफ्ज बड़े प्यार से बोला प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, अब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट के मानी कुछ और हो गए। सारा डिबेट, सारा जो डायलेक्ट है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उस्मा बुखारी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। उस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये कुछ शॉर्ट्स थे जो मैं चलाना चाहता था, लेकिन वो भी चलाते हैं, उस पर भी आपसे जवाब लेंगे। लेकिन अभी जो एतजाज एहसन साहब ने कहा है, आई एम श्योर आप सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा घबराता हूँ अपनी पार्टी की लीडरशिप को लेकर के मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है किसी भी टाइम पे मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी के इशारे पर बदल जाती है। और माजी में भी ये लोग बदले हैं और इशारों में बात करते हैं, मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक, अनदेखे हाथ, ये सारी बात उन्होंने की, आप सुन रहे थे। एक ऐसे टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बात कर रहे हैं जब शहबाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मिल रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए वजीर आजम के खिलाफ। तो क्या बनेगा जब सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बातें कर रही है, तो उधर जो मीटिंग हो रही है उसके क्या हालात वाकयात खदोखाल, क्या नताइज निकलेंगे उस्मा बुखारी साहबा? शुक्रिया एहतशाम। अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। एतजाज एहसन साहब जो है, एक तो उनको वो सीनियर ज़रूर है लेकिन वो कहीं लीडरशिप में मौजूद नहीं है, ना किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर पीपल्स पार्टी में उनका कोई रोल है और बड़े अरसे से नहीं है। सो इसलिए वो एक तरफ उनको इमरान खान की से मोहब्बत भी बहुत आती है, पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट भी बहुत करना होता है, दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी को भी जो है वो गले डाल के वो फिरने की बातें कर रहे हैं। मेरा उनको मशवरा ये है कि अब जिंदगी के इस हिस्से में उनको, जब उनको सियासत पे भी तज्जिया उनका दुरुस्त नहीं है और कानूनी दलाइल में भी वो डंडी मारते हैं, तो उनको बेहतर है, मेरा मशवरा है कि वो अब इससे इज्तनाब करें तो बेहतर होगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी ये देखें वो मुझे क्यों निकाला और ये वो इनडायरेक्ट बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अरशद मलिक की वीडियो जो है वो क्यों लेके आए, उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर अपने सबूत क्यों सामने लेके आए, घर बैठ के उन्होंने उसको जो है वो फेक डिक्लेयर कर दिया। उनको इतना मालूम नहीं है कि नासिर भट्ट साहब जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी वो ब्रिटिश हाई कमीशन में ले जाते रहे, आज भी उनकी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है इस वीडियो के हवाले से। और उनको ये भी नहीं याद रहा, उनको शायद मेरे ख्याल याददाश्त का भी प्रॉब्लम हो गया, उनको ये भी याद नहीं रहा कि अदलिया ने अरशद मलिक साहब को मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो फारिग कर दिया था और कहा कि वो बड़ा स्याह धब्बा थे उनके ऊपर वो। लेकिन उनका वो पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, वो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि एतजाज एहसन साहब यकीनन सीनियर जरूर है पीपल्स पार्टी के, ना उनका इस वक्त लीडरशिप में कोई अमल दखल है, ना डिसीजन मेकिंग में कोई दखल है, और इस वक्त जो भी मामलात हैं वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का अरसा दराज से हिस्सा नहीं है, वो काउंसलर भी नहीं हो सके, ना वो न उनके खानदान में से कोई बहुत अरसे से, एक ही दफा जब हुए थे तब भी नून लीग की जो है वो सपोर्ट के साथ हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस मामले से दूर रखें। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN जो है उसकी मुलाकात हो रही है और बल्कि हो चुकी है, और उसके ऊपर हमने अपनी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमें आगे कैसे चलना है उसके ऊपर हमने बातचीत की है। तो कोई डिसीजन हुआ जी इस मुलाकात में, कोई अहम फैसला हुआ? बहुत सारे अहम फैसले हुए हैं, लेकिन एहतशाम आप समझते हैं कि जब अदम एतमाद या इस किस्म के जब आप किसी तहरीक में जा रहे होते हैं तो फिर ये चीजें जो है वो ओपनली और अपने कार्ड्स शो करके नहीं होती है। हमने पहले होमवर्क किया था और होमवर्क करने के बाद अब हमने बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो आपस में डिस्कस किए हैं, और जिस ऑप्शन के ऊपर कंसेंसस होगा हमारा वो उस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करेंगे और उसी के ऊपर इस वक्त बातचीत हो रही है। उस्मा बुखारी साहब, कुछ दिन पहले आप लोग जब इत्तेहादियों को भी मिल रहे थे और फिर मुन्ना सलाई साहब का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को एड्रेस करके कहा कि सर आप तगड़े तरीके से PTI को कह दें कि घबराना नहीं है, उसके बाद से फिर हुकूमत का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो कहा सो कहा, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब और असद उमर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो कहते हैं जी आप तहरीक एतमाद लाने की डेडलाइंस देते हैं लेकिन कोई हतमी तारीख सामने नहीं आती है, ये जरा सुने क्या कहा।
3.5 साल से आप लगे हुए हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। ये आप खुद फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी है भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। 18 अगस्त 2023 तक तो इमरान खान वजीर आजम है, उसके बाद इलेक्शन होगा 60 दिन के बाद, तो टाइम बहुत है। और अब हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑपोजिशन के लिए क्या पैगाम दिया, ये भी सुने। सबसे ज्यादा सेंटेंस मैं कौन सा यूज करता हूं? गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना नहीं, और वो शेख रशीद साहब, असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि आप अब ऐलान कर भी दें तो कब ऐलान होगा, क्या वजह है कि अभी तक क्या कोई किसी चीज नुक्ता इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है इस बात पे? नहीं, ऐसा नहीं है एहतिशाम, और ये जरूरी क्यों है कि ऐलान किया जाए किसी तारीख का? ये कोई जरूरी तो नहीं है। हमने अपने जो है वो चाल कैसे चलनी है इसका फैसला यकीनन हम करेंगे, और जो है तारीख देना कोई जरूरी नहीं होगा। ये अचानक भी हो सकता है और किसी वक्त आपके पास ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। तो इसलिए इस पर तो ये अपनी खातिर जमा रखें। ये वाकई घबरा तो नहीं रहे, और जाहिर है घबरा नहीं रहे, इसीलिए इत्तेहादियों के बहादुराबाद भी जाऊंगा, फिर मैं जो है वो फंड्स के मुंह भी खोल दिए हैं, फिर मैं जो है वो वजारतें भी अब बांटूंगा। और जहां तक आपने मोनी सलाई की बात की, मोनी सलाई की स्टेटमेंट के अगले ही दिन गुजरात में जो है वो उनकी फैमिली के आई थिंक सालिक साहब थे या कौन थे, उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाते हुए कहा कि मोनस ने जो है वो जल्दबाजी में ऐसी बात कर दी, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जो है वो इस वक्त तमाम को फेस करना। फिर उनकी सीसी जो हुई मोनस की जो है वो उसके बाद उसमें सीसी के अंदर भी उन्होंने कहा पेट्रोलियम प्राइसेस उस दिन बढ़ी थी, उन्होंने कहा कि इसका फैसला वापस लिया जाए और हमारे से बड़े। तो इत्तेहादियों के अपने मसाइल पहले से मौजूद हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग इनके ऊपर अदम एतमाद पहले कर चुके हैं, उसमें अभी हमने अदम एतमाद दिया नहीं, और इनकी पार्टी में से वक्तन फवक्तन अदम एतमाद हो रहा है, और अब उसको सिर्फ एक कंक्रीट जो है पोजीशन के अंदर लेके आना है। सो इसलिए हम बच्चों की तरह जो है वो लूज कैनन की तरह अपने कार्ड्स मीडिया पे शो नहीं करेंगे। हमने जो करना है वो आपको इस चीज के इम्कानात हैं, खुदा ताला के हाथ में कामयाबी और नाकामी होती है, लेकिन ये जितने इस वक्त तकब्बुर के मीनार हैं, ये तकब्बुर के मीनार गिरेंगे। इस बात के इम्कानात हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हिमायत अब पीडीएम भी कर रही है, ये जलसे की शक्ल इख्तियार करेगा इस्लामाबाद में जाके, तो क्या उस जलसे में कोई तरीके अदम एतमाद के हवाले से कोई बड़ा ऐलान सामने आएगा? इस चीज़ के इम्कानात हैं। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो फिर हुकूमत कौन संभालेगा? मतलब कि बिलावल भुट्टो साहब का आज का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है और उनका हक होगा कि वो अपना वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करे। सारे फोर्सेस न्यूट्रल है तो फिर कामयाबी का ज़्यादा चांसेस है। जीत जाए तो ज़बरदस्त, फौरन हमारा कामयाबी, ना जीते तो हम घर नहीं बैठेंगे, हम वापस आके फिर से हमला करेंगे। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर कामयाब हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून का राइट है कि वो अपना बंदा नामजद करें, तो आप लोग हुकूमत अगले साल 1.5 साल के लिए लेने के लिए तैयार होंगे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है? देखिए तिशाम, पहले आपने सवाल पूछा था कि जो है वो जलसा हो जाएगा और क्या होगा, तो कल तो किसी ने नहीं देखा। मुझे क्या पता कि इस्लामाबाद अभी जो है वो पहुंचेगा जो है वो लॉन्ग मार्च या नहीं, और उससे पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। मैं तो शेख चिली हूँ नहीं, और ना इस तरह की गुफ्तगू करना मेरा कभी स्टाइल रहा है। इसीलिए इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है। जो बात आपने अभी बिलावल साहब का शॉर्ट भी सुनाया, हमने जैसे मैंने गुजारिश की थी कि हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, नंबर हमारे पूरे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं और बहुत कंफर्टेबल भी हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगला सेटअप जो है वो कैसे बनेगा, हमारी हमेशा से ये राय रही है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की हंग पार्लियामेंट जिसके अंदर खुद अवाम का भी अब वो भरोसा नहीं रहा। पहले भी ज़ाहिर आरटीएस की वजह से ये पार्लियामेंट जो है इस तरह से वजूद में आई थी और मैंडेट चोरी करके आई थी, और उसके बाद अब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी इस हाउस के अंदर बैठ कर कंफर्टेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी अपोजिशन बेचारे तो वैसे
वैसे भुगत रहे हैं पिछले 4 साल से। सो इसके ऊपर नए इलेक्शंस ही हल है और इन्हीं चीजों पर बातचीत हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि मुत्तफिका तौर पर इसका फैसला किया जाएगा, लेकिन इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि यकीनन PMLN जो है वो बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, और जितनी भी इस वक्त अदम एतमाद की जो तुम्हारी तमाम मूव है उसको लीड भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो कर रहे हैं। बिकॉज हमारी जो इनके MNAs हैं, जो सिटिंग MNAs हैं, वो PTI की इलेक्शन जो है वो अगली टिकट उन पे नहीं लड़ना चाहते, वो नून लीग का टिकट मांगते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है और वो अवाम का एतमाद है जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है, और जो चले थे नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म करने, आज भी तमाम तर सियासत का महवर मियां नवाज शरीफ साहब है और उनके ही मशवरे से, उनकी ही जो है वो लीडरशिप के अंडर तमाम फैसले हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट पाकिस्तान के मुफाद में होना चाहिए। ये हुकूमत जो एक ड्रैकुला बन चुकी है, वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, वो किसी भी तरह से हो, ये पूरी इसके एक डरावना ख्वाब है और एक सानिया है इस कौम के ऊपर। और इस साने से अब पाकिस्तान की जो है वो जान छुड़वाना एक अवलीन फर्ज है। पहले हमें ये करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जी अब आखिरी जो एक सेगमेंट मैंने करना है वो इस बात पे करना है कि आज 5 साल पूरे हो गए ऑपरेशन रद्दुल फसाद को, और आप लोगों को पता है कि इस मुल्क ने दहशतगर्दी की एक लहर देखी, और वो कोई आम लहर नहीं थी, वो एक ऐसी लहर थी कि जब आए दिन हर रोज़ कई खबरें आती थीं कि आज वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई हो गई, कोई बम धमाका, खुदकुश बम धमाके। और इवेंचुअली दिसंबर 2014 में जब APS पेशावर हुआ था, जनरल राहील शरीफ उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो फिर उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो है वो लॉन्च किया। अब ज़र्ब-ए-अज़ब जब लॉन्च हुआ तो फिर ऐलान जंग हुआ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे दहशत गर्दों का किला कमा कर दिया गया, उनका सफाया किया गया। जो बच गए वो भाग गए और वो महफूज मकामात पर भाग गए और अफ़गानिस्तान भाग गए बहुत सारे लोग। उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आए हैं तो फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो था उसमें एक जो ऑपरेशंस हो रहे थे एक्टिव, वो तो हो ही रहे थे, लेकिन फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा होने वो शुरू हो गए। और वो इस वजह से ज़्यादा होने शुरू हो गए कि जो लोग बच गए थे और भाग गए थे, उनके जो नेटवर्क थे वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे। उन्होंने महफूज पनागाहें अपनी बना ली थी और वहाँ पर फैल गए थे। और फिर रद्दुल फसाद के ज़रिए उन लोगों को ट्रेस करना, स्लीपर सेल्स को ट्रेस करना, सहूलतकारों को ट्रेस करना और फिर इवेंचुअली उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। और पिछले 5 साल में ये काम हुआ है और बड़े ऐसे तरीके से हुआ है। DG ISPR ने आज इस हवाले से क्या कहा सुनिए। तो ये बता रहे थे DG ISPR के क्या वजूहात थी जिससे रद्दुल फसाद शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ। और ये इस वजह से भी बड़ा अहम है इस चीज़ को फॉलो करना और आप तक पहुंचाना, क्योंकि हाल ही में भी जो हमने देखा है कि दहशतगर्दी की एक लहर आई है, गो कि अल्लाह का शुक्र है वो उस तरह से तो नहीं है जैसे पहले होती थी, लेकिन जब से अमरीकी फ़ौजों का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से और उसके बाद से वहाँ पर जो कुछ तंजीमें कलदम थीं वो इकट्ठी हुई और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हुए और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो लोग चाहते हैं, भारत रॉ उनकी एजेंसी जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ये जो हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं उनको सामने रखते हुए जिस जहन्नुम से ये मुल्क निकला है, वतन अजीज़ दहशतगर्दी की जहन्नुम से, उसको सेलिब्रेट करना और उसका एहसास करना और उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DG ISPR ने मज़ीद क्या कहा ये भी सुने। और रद्दुल फसाद के हवाले से मैं ये भी आपको बताऊं कि अगर फरवरी 2017 से फरवरी 2021 तक देखा जाए तो तकरीबन 4 लाख के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए रद्दुल फसाद के तहत, जिसमें मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स थे दहशत गर्दों के उनको आइडेंटिफाई किया गया, ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया बल्कि उनका किला कमा किया गया, स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई किया गया, सहूलतकारों को आइडेंटिफाई किया गया। उसके अलावा 7500 मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमती रिट, रियासती रिट को कायम किया गया। एक टाइम था, आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों मैं सवात से होकर आया हूँ, एक टाइम था आप सवात जा नहीं सकते थे, एक टाइम था कि वहाँ पर हुकूमत की रियासत की रिट नहीं थी, एक टाइम था कि वहाँ पर एक मखसूस जगह पर उसको खूनी चौक कहा जाता था और वहाँ पर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं लोगों की गर्दनें सरेआम काटते थे जो उनके निज़ाम कानून के मुताबिक गुनहगार होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पर रिट कायम हो चुकी। फिर
353 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए पिछले 4 सालों में रद्दुल फसाद के तहत, और हज़ारों को गिरफ्तार किया गया जिनसे अभी भी तफ्तीश हो रही है और बहुत सारों से हुई। तो लेट्स होप कि दोबारा कभी हमें इस तरह की सिचुएशन में ना जाना पड़े, और यहाँ पे पाक फ़ौज की जो खिदमात हैं उनको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।